आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हेल्थ सर्च के माध्यम से हम दर्शकों को और परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी दिलाते हैं। स्वास्थ्य के लिए सही राय देना ही हमारी सोच है। अगर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो परेशान मत होइए और धोखेबाजों से बचे, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी ट्रीटमेंट पड़ सकती है भारी। तो देखिए हमारे इस प्रोग्राम में MNS न्यूज हेल्थ सर्च, जानेंगे डॉक्टर प्राची माटे से सही स्वास्थ्य की जानकारी। तो चलिए चलती है डर्मा स्क्रीन कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक, जो कि लोकमत बिल्डिंग में है। श्वेता झा MNS न्यूज़ की हेल्थ सर्च में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर प्राची मत्ते से, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। मैम, आप बताइए अपने बारे में। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ लोकमत बिल्डिंग में, और मेरी स्पेशलिटी बेसिकली प्रोसीजरल और कॉस्मेटोलॉजी है। लेज़र, स्पेशल इंटरेस्ट लेज़र में है। आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है मैम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल मैं रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ कि जो पार्लर में ट्रीटमेंट करके आते हैं, नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट करके आते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स लेके आते हैं। तो मेरा सबसे पहले लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्किन की केयर करें और ट्रीटमेंट करते वक्त प्लीज़ प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाए। आप गायनेक की ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्थो के पास तो नहीं जाने वाले, तो फिर स्किन की ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए, लेजर्स करने के लिए आप पार्लर कैसे जा सकते हैं जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल मेडिसिन्स, क्रीम्स, इसके अलावा बहुत सारी कॉस्मेटोलॉजी की ट्रीटमेंट्स इन फॉर्म ऑफ लेजर्स, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन उसका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मशीन तो कोई भी चला सकता है, लेकिन कहाँ नहीं करना है और कहाँ क्या करना है, इसका ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, एक्ने मतलब पिंपल्स, राइट। रूटीन टैबलेट्स, क्रीम का ट्रीटमेंट तो होता ही है। एक्ने इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसीज़, बट आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स और लेज़र्स की वजह से एक्ने को कंट्रोल करना और उसकी ट्रीट करना बहुत आसान हो गया है। कुछ ट्रीटमेंट्स के नाम बताती हूँ, पूरा डिटेल्स में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे केमिकल पील है, IPL लाइट है, लेज़र्स है, और एक कार्बन पील करके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कार्बन का लोशन फेस में लगा के उसमें क्यू स्विच्ड इंडिया ग्लेजर दिया जाता है। कॉम्बिनेशन में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती है एंड ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है उसको कम करती है। ओवरऑल स्कारिंग जो होता है एक्ने की वजह से वो कम करती है। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स अगर हम करते हैं, इट रियली वर्क्स फॉर पेशेंट्स। तो दर्शकों, अभी हमने पिंपल्स के बारे में जाना है। अभी हम जानेंगे कि पिंपल्स की वजह से जो स्कारिंग, दाग, धब्बे और गड्ढे होते हैं उसके बारे में। पिंपल्स के लिए तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हमने जान ली हैं। अब स्कार्स के लिए
अब तक क्या था, फ्यू इयर्स बैक स्कार्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इसीलिए स्कारिंग एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंसान का सेल्फ एस्टीम कम करा दे, राइट। बट उसके लिए अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक पंच एक्सीजन होता है, सूचरिंग होता है, सब्सिजन होता है। ये नाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा, बट फिर भी ये सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स है। और न्यूअर टेक्निक में आजकल सारे लेज़र्स अवेलेबल है, जैसे CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, माइक्रोनिडल RF है, डर्मा रोलर है, PRP का ट्रीटमेंट्स है। अब इसके बारे में डिटेल्स आप यूट्यूब पे डेफिनेटली देख सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर टॉपिकल एनेस्थेशिया मतलब क्रीम एनेस्थेशिया में होती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स है, लेकिन इट्स डेफिनेटली वर्थ डूइंग, क्योंकि रिजल्ट बहुत विजिबल है एंड इट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम। पूछ लो अपने मन से कोई भी सवाल, हमारे दर्शकों को बताइए इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे कोई नुकसान हो सकता है जो आपने लेज़र ट्रीटमेंट बताया है। अब ट्रीटमेंट्स के कोई भी ट्रीटमेंट करिए, हम सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो हर किसी के प्लस माइनस पॉइंट्स तो होते हैं। माइनस पॉइंट्स हम ये बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा पेन होता है, दो हम लोग एनेस्थेशिया यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेनफुल होता है और डाउन टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को। डाउन टाइम का मतलब होता है कि जैसे एक बार हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एक 4-5 दिन तक चेहरे पे जैसे सूजन आती है, चेहरा थोड़ा सा रेडनेस आ सकता है, ब्लैकनेस आ सकता है, बट 4-5 डेज़ में ये सेटल हो जाता है। परमानेंट ऐसा कोई डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और मैं तो इसको साइड इफ़ेक्ट्स कहूँगी ही नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये होना ही है, अगर इन्फ्लेमेशन और ये नहीं हुआ तो स्कार्स के लिए ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। लेजर सर्जरी के कितने फायदे और कितने लॉस है वो पूछो। नहीं हो गया, मैंने कवर कर दिया। हाँ, ये जो बोला ना मैंने, इट इज़ दैट ओनली। बाकी जब और लेज़र आएंगे ना उसके बारे में बात करेंगे। ओके। अब इसके बाद और एक कॉमन प्रॉब्लम है ब्लैक स्पॉट्स फेस में, वांग, झाइयाँ जो जिसको बोलते हैं। ट्रीटमेंट डेफिनेटली है नहीं, बट मैम नए कुछ लेज़र में ऐसा कुछ है क्या कि हम इससे निजात पा सकते हैं? क्वेश्चन करो डायरेक्ट। मैम जैसे ब्लैक पैचेस होते हैं तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? ब्लैक पैचेस मीन्स ह्यूमन ये ना वांग जिसको बोलते हैं या झाइयाँ बोलते हैं। आइडियली स्पीकिंग बाय बुक्स इन सारी चीज़ों के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्रीम्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें हम लाइफ लॉन्ग यूज़ तो कर नहीं सकते, बट सनस्क्रीन तो हमको यूज़ करना पड़ता है। हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस से बचना बहुत मुश्किल है, और ये सारे फोटोडर्माटोसिस है जिससे मतलब पिगमेंटेशन बढ़ता है। बट हाँ, एक क्रीम्स को जहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं वहाँ पे हम बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल पीलिंग। एक क्यू स्विच्ड इंडिया लेज़र करके लेज़र आता है जो बेसिकली पिगमेंटेशन के लिए वर्क करता है, राइट। सो ये सारी चीज़ों से कॉम्बिनेशन में मेडिसिन्स और क्रीम्स और ये सारे ट्रीटमेंट्स इसके साथ में अगर करें तो हम काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट लाइक 90% तक उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैम अभी हमने ब्लैक पैचेस के बारे में जाना, इसके वाइट पैचेस का भी कुछ प्रकार रहते हैं, आप उसके बारे में भी आगे जाना। हाँ बेटा, वाइट पैचेस इज़ विटिलिगो, जिसको हम सफ़ेद कोड बोलते हैं। समहाउ कोड वर्ड यूज़ करना मुझे सही में अच्छा नहीं लगता, सो इट इज़ कॉल्ड एज विटिलिगो, राइट। सो विटिलिगो के लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो है ही, उसको लिमिटेशन है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो स्टेबल विटिलिगोज होते हैं, मतलब जो आगे बढ़ते नहीं हैं बहुत सालों से बट मेडिसिन भी वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ये बात मैं ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। वाइट पैचेस इज़ अ वेरी बिग सोशल इशू, जिसमें एवरीबडी नोज़ कि शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रीटमेंट ज़रूर कराइएगा। उसके लिए लेज़र भी अवेलेबल है, नागपुर में भी लेज़र अवेलेबल है, ये मैं बताना चाहती हूँ वाइट पैचेस के लिए, राइट। फिर उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, लाइक पंच ग्राफ्टिंग है, डर्म अब्रेजन है, निडलिंग है, फिनोलाइजेशन है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। साथ में हम थोड़ा सा कैमोफ्लाज ट्रीटमेंट करते हैं जिसको टैटूइंग बोलते हैं। आजकल टैटू तो सबको पता है, बट एक कैमोफ्लाज टैटू होता है जो हम करते हैं, वो छोटे पैचेस के लिए मतलब अप्लाई होता है। बहुत बड़े पैचेस के लिए वी डोंट डू एनी कैमोफ्लेजिंग ट्रीटमेंट। मैम ये वाइट पैचेस किस वजह से होता है? ये तो ऑटो इम्यून डिसीज़ है बेटा।
अपने आप होता है। बस इतना है कि ये मत समझिए कि ये कोई कर्स है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो अपने आप होता है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब ये टैटूइंग की बात आ गई है तो मैं एक बताना चाहूँगी, लोग आजकल ये तो हम मेडिकल टैटूइंग करते हैं, अब जो नॉर्मल टैटूइंग करते हैं, अब जैसे गांव में अपने सारे लोग ऑलमोस्ट टैटू बनाते ही हैं, बट जैसे हमने अभी नोट किया है कि मिलिट्री का ट्रेनिंग हो या फिर पुलिस की भर्ती हो, ये सारी जगह पे टैटू चलता नहीं है। सो वी इवन डू टैटू रिमूवल। सो एक मशीन आता है लॉन्ग क्यू स्विच इंडिया ग्लेजर, उसके हेल्प से हम ये टैटू रिमूवल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं जिनको मिलिट्री में जाना है, जिनको पुलिस में भर्ती होना है, बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी। दे कैन नॉट इवन अपना ये एयरक्राफ्ट क्रू जो होता है ना, एयर क्रू, उनके लिए भी नहीं चलता है। तो ये सारा टैटू रिमूवल भी आजकल हो सकता है। ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग टैटू रिमूव करने के लिए बहुत सारे होम रेमेडीज यूज़ करते हैं, जिसमें चूना लगाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स में गिव यू अगली स्कार्स, बहुत ज़्यादा स्कारिंग होता है उसकी वजह से। तो प्लीज़ वो मत कराइए। लेज़र इज़ द वेरी गुड ऑप्शंस टू रिमूव योर टैटूज़। तो मैम अभी हमने जाना है कि कॉमर्स प्रॉब्लम से, अब आपकी एक्स्ट्रा सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है आप उसके बारे में हमें बताइए। डर्मेटोलॉजिस्ट ये सारे करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइक सर्जरी, जिसमें हम नेल सर्जरीज करते हैं, नेल एक्सीजन है, ईयर लोब रिपेयर है, जैसे कान अगर उसका छेद बड़ा हो जाता है तो उसको भी हम प्लास्टिक सर्जरी के स्टाइल सूचरिंग करके उसको स्टिचिंग करते हैं, स्कार रिविजन्स करते हैं, मोल एक्सीजन्स करते हैं, और विटिलिगो सर्जरीज तो हम करते ही हैं। तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे हेयर जो सबको दिल के बहुत करीब होता है और सबको बहुत प्यारे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। आई नो हेयर ऐसे ऑर्गन है हमारे बॉडी का कि जो बहुत प्यार करते हैं सब। अगर 2 बाल भी अगर गिर गए घर में तो लोग दौड़ के आते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं। बट येस, इट्स अ प्रॉब्लम। अब हेयर के बारे में एक छोटी सी बात हम जानना चाहेंगे कि 100 हेयर फॉल पर डे नॉर्मल होता है। सो प्लीज़ दर्शकों पैनिक मत होइए अगर आपका 100 बाल अगर रोज़ झड़ते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये वैसे नॉर्मल हेयर हमारे साइकिल में होते हैं, जैसे जो बाल झड़ते हैं वो वापस भी आते हैं, बट प्रॉब्लम वही होती है जैसे 100 तो झड़ रहे हैं लेकिन वो जब वापस नहीं आते हैं तो यू स्टार्ट लूजिंग वॉल्यूम, राइट। तो वहाँ पे हमको इंटरफेयर करना पड़ता है। बट ये जो बाल झड़ने का सिलसिला है वो हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ, एबनॉर्मली हेयर अगर झड़ रहे हैं तो डेफिनेटली इट शुड बी ट्रीटेड। बट कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट पे आने के पहले ये बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन हेयर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, जो आपने आजकल आई डोंट नो ज़ीरो फिगर एंड डाइटिंग एंड व्हाट लो कार्ब डाइट एंड डाइट के बहुत सारे फैंसी प्रकार अवेलेबल है। लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, फाइन, बट आई थिंक प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए डाइटिशियन से, आप अपने ट्रेनर से या आप अपने डॉक्टर से, ये सारी, क्योंकि न्यूट्रिशन सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। दूसरा है हार्मोन्स, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो यू शुड कंसल्ट योर इवन अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कि ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो एक्सटर्नली ट्रीट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। हमारा हार्मोनल वर्कअप होना चाहिए। अगर हमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो ही हम आगे की ट्रीटमेंट करना वर्थ है। सो बेसिक हम सोचते हैं कि ये बेसिक हमारा ट्रीटमेंट हो गया, और उसके साथ में अवेलेबल है कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, जैसे डमा रोलर का ट्रीटमेंट आता है। इट्स अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें बहुत सारी निडल्स होती है। देन PRP, इट्स अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मतलब हम आपका ही ब्लड निकालते हैं, ऑलमोस्ट 10 ml ब्लड निकालते हैं, उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करते हैं और वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। सो इट्स अ इंजेक्टेबल प्रोसीजर। PRP ये जो ट्रीटमेंट है ये कब यानी इसका यूज़ कब होता है? अगर हम जैसे हमने बताया कि हम मेडिसिन भी देते हैं, कुछ टॉपिकल लोशंस भी देते हैं, और हमको लगता है कि 3 to 4 months में इन सारी चीज़ों का असर नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ अ 1 step अबाउट ट्रीटमेंट। सो वी वांट टू इंटरफेयर विद द सम सर्जिकल मोडालिटी, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और वो डिपेंड करता है इफ़ पेशेंट इज़ रेडी फॉर दैट पेन, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन तो डेफिनेटली होगा। क्या इसके कोई नुकसान है?
हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स किस चीज़ के नहीं है? अगर आप पैरासीटामोल भी लेते हैं तो उससे गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। सो वी डोंट से एज अ साइड इफ़ेक्ट, बट हाँ, जैसे मल्टीपल इंजेक्शंस देते हैं, किसी को पेन टॉलरेट नहीं हुआ तो एक आध बार जैसे थोड़ा सा गिडी लग सकता है, बट बेसिकली हम आपके बॉडी का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कोई एंटिसिपेटेड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट प्रिपेयर्ड नहीं है पेन के लिए। तो अदरवाइज बाय बुक बाय प्रोसीजर देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, इन्फेक्शन तो हम हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट डालेंगे। हमने जैसे पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर। तो मैम आप मुझे बताइए, आज के दौर पर छोटे छोटे बच्चों के भी बाल झड़ते हैं, लेकिन वो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई उपाय? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आजकल के दौर में बाल बहुत झड़ते हैं, ये थोड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है। मे बी पीपल थोड़ा सा अवेयर हो रहे, बट हाँ, एक न्यूट्रिशन पार्ट जो मैंने बताया था, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल थिंग है उसके लिए, अगर बाल झड़ते हैं तो। एंड कितना केमिकली ट्रीट करते हैं हम बाल, आप बताइए मुझे। नहीं करते, हम स्ट्रेटनिंग करते हैं। पहले करते थे क्या लोग? स्ट्रेटनिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, पमिंग करते हैं, क्या नहीं करते? अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि कैसे आए हैं पेशेंट्स ट्रीट करने के बाद। वन पेशेंट जिसके ऑलमोस्ट कमर तक लंबे हेयर थे, कल शादी है इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटनिंग कराया, तो दूसरे दिन पूरी उनकी चोटी उसके हाथ में आ गई। लिटरली पेशेंट वॉज लेफ्ट विथ बॉयकट एंड दैट पेशेंट हैड टू टेक एंटी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फॉर 6 months। सोचिए, जिसके कमर से लंबे बाल है और उसकी सडनली बॉयकट हो जाती है तो वो सही में झेल पाएंगे क्या? बट ये साइड इफ़ेक्ट्स है तो बालों का झड़ना तो होना ही है, क्योंकि आप डाइटिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, और ये सारी चीज़ें असर तो करेगी। बट हाँ, आप जो बोल रहे हैं ट्रीटमेंट कॉस्टली है, अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल करो तो कॉस्टली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि आप प्रोसीजर्स में जाए। ठीक है, तो दर्शकों, अभी हमने जाना है हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, अब हम जानेंगे नेल्स के बारे में। तो मैम आप हमें नेल्स ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि नेल्स इज़ बीन ट्रीटेड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सो नेल्स के जितने भी इन्फेक्शंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग ट्रीट करते हैं क्योंकि वो रिलेटेड टू स्किन है। सो नेल सर्जरीज करते हैं हम लोग, नेल एक्सिजन्स करते हैं। हाँ, कॉस्मेटिक नेल्स को कुछ नहीं करते हम, जैसे आपको अगर एक्स्ट्रा नेल लगाना हो तो वो नहीं करते, बट नेल सर्जरीज हम डेफिनेटली करते हैं। नाउअडेज इवन लेजर्स भी यूज़ करते हैं नेल्स के लिए। सो इन जनरल वी ट्रीट नेल्स, उसके लिए बहुत अलग से कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बट नेल एक्सिजन्स हम ज़रूर करते हैं। तो मैम आपको और कुछ स्पेशल चीज़ें बतानी है जो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होते हैं? यस, नाउअडेज अब जैसे आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस हाउ मेनी मोर देन 20 years ऑलमोस्ट, राइट। बट लास्ट 10-15 years में हमने ये देखा है कि PCOD, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसमें नॉर्मली अफेक्टेड इज़ अ टीनेज गर्ल्स, मतलब 14-15 साल के ऊपर की जो गर्ल्स है वो अफेक्ट हो रही है, जिनकी ओबेसिटी है, मतलब वेट गेन है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसी हो गई है, खान पान चेंज हो गया है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मेनार्की आजकल 8.5 साल में आ रही है। सोचिए, मेनार्की मतलब जो पीरियड स्टार्ट्स होते हैं वो 8.5 साल में आ रहे हैं। सो नेचुरली हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, और उसके साथ में आ रही है हिर्सुटिज्म। मतलब आपने देखा हो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक मेन के जैसा, आदमियों के जैसी दाढ़ी, जिसको हम बोलेंगे दाढ़ी, मूछ, एंड इवन द बॉडी हेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इंसिडेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए जब भी पेरेंट्स अगर देखें कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें दिख रही है, जैसे ओबेसिटी है, मतलब वेट गेन है, हिर्सुटिज्म दिख रहा है, एक्सट्रेस हेयर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ हार्मोन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उनसे हार्मोन्स की ट्रीटमेंट लीजिए, और उसके साथ में हेयर रिमूवल। नाउअडेज इट इज़ पॉसिबल टू गेट द हेयर ऑलमोस्ट लाइक 99% हेयर रिमूवल डन परमानेंटली, क्योंकि थ्रेडिंग वैक्सिंग ये तो टेम्पररी फिनोमिनन रहने वाला है, ये तो ज़िंदगी भर आएंगे। बट हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ में लेज़र ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो लेज़र ट्रीटमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसा मैंने बोला, 95 to 99% हेयर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसके लिए बहुत सारी लेज़र्स अवेलेबल है, जिसमें 2-3 नाम मैं बताती हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स अवेलेबल है, लेकिन कॉमनेस्ट जो यूज़ होता है दैट इज़ अ डायोड लेज़र,
long pulse Indiag laser, IPL laser, and nowadays I have a different technology which emits 3 lasers, मतलब 3 वेवलेंथ जिसमें आते हैं अलेक्जेंड्राइड्स, डायोड एंड लॉन्ग पल्स इंडिया. इट्स अ कॉम्बिनेशन लेजर. सो ये दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं. एंड सिंस what I'm telling you, since 20 years I am using it. I have more than thousands of patients का data I have, and I have a follow-up. Patients are having a follow-up since so many years, so I can definitely tell you laser work करता है. तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना है हेयर नेल्स इन सब के बारे में. अब हम जानेंगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि जॉब करने वाली जो वुमेन्स रहती है, वर्किंग वुमेन्स, उनको फेशियल आजकल के युवा युवतियों में आजकल के युवा युवतियों में नहीं, ऐसा मत. अभी तो बता, तुम अपने स्टाइल में कुछ भी बोल सकते हो. मुझे वो वर्ड से याद नहीं आ रहे टाइम पे. आजकल लोग अपने लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं. ओके, आजकल लोग अपने लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि एक्सपोजर उतना हो रहा है सोसाइटी में, वर्किंग लोग है ज़्यादा, इसीलिए बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, राइट. फिर हम हमारे मेंटेनेंस के लिए वी आर गोइंग टू द पार्लर्स, ठीक. और उसके बाद साथ में हम अब हम पार्लर्स तो जा ही रहे हैं. क्या हमारी सारी प्रॉब्लम्स पार्लर में सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि जैसे अब एज भी बढ़ रही है हमारी, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब ऐसा तो उसको लिंक करना. तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग करना. क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे चाहती है कि मैं कुछ छूटना नहीं चाहिए. मैं एक वर्ड भी लिख दूँ तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. उसी तरह से यू शुड राइट दैट. तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल होंगे, तुमको कॉस्मेटोलॉजी करती हूँ मैं, पता है, तो यू अपने वर्ड्स तैयार करो. एक्चुअली मैम, मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रही हूँ. कोई बात नहीं, मैं बहुत बार दे रही हूँ. चलिए ओके, लिख के दूँ? नहीं, आजकल लोग लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए शायद पार्लरों की संख्या बहुत बढ़ रही है. लेकिन क्या हर समस्या का हल पार्लर में होता है, जैसे कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट? तो आइए जानते हैं हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में. यू आर राइट कि लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं. सिर्फ एजिंग पॉपुलेशन नहीं, यंग पॉपुलेशन भी बहुत कॉन्शियस है अपने लुक्स के बारे में. तो हम सबको ट्रीट कर सकते हैं, यंग जनरेशन, यंग ब्रिगेड एंड इवन द एजिंग पॉपुलेशन. यू आर राइट, सारे ट्रीटमेंट पार्लर में नहीं हो सकते. तो जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी. सबसे पहले आता है कि एक टाइटनिंग ट्रीटमेंट है ना. एवरीबडी फील्स की टाइटनिंग होना चाहिए. एजिंग के साथ में हमारा स्किन थोड़ा सा लूज होता है. सब चीज़ के लिए न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, राइट. तो एंड टाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, जिसमें जो कॉमन टेक्नोलॉजीज़ है जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी, RF टेक्नोलॉजी. और अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाईफू. हाईफू इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी. ये दोनों टेक्नोलॉजी फेशियल टाइटनिंग एंड इवन बॉडी टाइटनिंग के लिए यूज़ होती है. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हर चीज़ को एक लिमिटेशन होगा. अगर आप 50 ईयर्स के हैं और आप चाहेंगे कि 25 ईयर्स का मैंने होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट हाँ, 10-15 ईयर्स का डिफरेंस डेफिनेटली वी कैन मेक इन योर लुक्स. ट्रीटमेंट्स की कुछ सिटिंग्स लेनी पड़ती है, और कोई भी साइंस मैजिक नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, हैव योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक, बिकॉज अनरियलिस्टिक हमारे फील्ड में एक सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है. कौन सा पेशेंट नहीं ट्रीट करना है? द पेशेंट हु हैज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उसको हम ट्रीट ही नहीं करते, बिकॉज यू रियली कांट गिव द रिजल्ट द वे दे वांट. सो फर्स्ट आया है टाइटनिंग, विच इज़ RF टेक्नोलॉजी एंड हाईफू टेक्नोलॉजी. उसके बाद बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स के नाम से जो जाना जाता है, एंड फीलर्स, इसके बारे में तो सब लोग एटलीस्ट नाम तो जानते ही है. तो ध्यान रखिए कि बोटुलिनम टॉक्सिन बेसिकली वर्क करता है रिंकल्स पे वर्क करता है. लाइक 100% रिंकल इरेजन पॉसिबल है अगर हम बोटुलिनम टॉक्सिन यूज़ करते हैं, बट उसका भी लिमिटेशन है. लाइक अपर फेस में टॉक्सिन्स ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, बट वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो लिमिटेड है. लाइक 4 to 6 months उसका इफ़ेक्ट रहता है, एंड उसके बाद रिपीट करना पड़ता है. अब सबसे बड़ा सवाल लोगों से ये आता है कि अगर हम 6 महीने के बाद अगर हम नहीं लेना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से आपको ज़्यादा रिंकल्स आ गए. सबसे पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि अगर हमने लेना बंद कर दिया तो क्या हमारा रिंकल्स बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. बट आपका एजिंग प्रोसेस तो हो रहा है ना. एजिंग प्रोसेस के साथ में जो रिंकल्स आपको आना है वो आएंगे, लेकिन
हाँ 6 महीने आपको वो हमने दिखने नहीं दिए हैं, बट इफेक्ट तो एजिंग का होते ही रह रहा है, तो वो आएंगे, बट उसकी वजह से कुछ रिंकल्स बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। दूसरा है फीलर्स। हम हाइलोरोनिक एसिड फीलर्स के बारे में जानते हैं, ये थोड़ा सा कम जानते हैं लोग। मैम ये क्या है फीलर्स, यानी आप हमें डिटेल्स में बताइए। हाँ, फीलर्स एक इंजेक्शन होता है, जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन होता है वैसे फीलर्स भी हाइलोरोनिक एसिड के इंजेक्शन होते हैं। इसका यूज़ कब होता है? इंजेक्शंस का यूज़ होता है जब नेजोलेबियल फोल्ड्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, फीलिंग करने के लिए। वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि हम फीलिंग करते हैं। फीलिंग मतलब क्या, जैसे आंखों के नीचे गड्ढे आते हैं, यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड आते हैं, मैरियोनेट लाइंस आती है, हमको लगता है ना कि हमारा सैड लुक दिख रहा है, बिकॉज हमारे फैट पार्ट्स जो होते हैं वो उसका मूवमेंट होता है, बिकॉज ऑफ द एजिंग वो कम होता है, और उसकी वजह से यू डेवलप ऑल दिस डिप्रेशंस। तो वो डिप्रेशंस भरने के लिए हम फीलर का यूज़ करते हैं, राइट। और शेपिंग, अब फीलर्स इतना एडवांस हो गया है कि हम आपका फेस का शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे चिक ऑगमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे गड्ढा है तो उसको भी भर सकते हैं, हम आपके चिन को शेप दे सकते हैं, नोज़ को शेप दे सकते हैं, लिप्स थिन हो जाते हैं उसको हम फीलिंग करके फुलनेस बना सकते हैं लिप्स को। सो देर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन डू विद द फीलर, बट हाँ ये भी टेम्प्रेरी होता है। इसमें परमानेंट फिलर्स भी आते हैं जिसको सिलिकॉन फिलर्स बोलते हैं, जो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, यू शुड नॉट इवन यूज़ इट, राइट। और ये फीलर, उसमें भी वैरायटी होती है, 8 मंथ से लेके 1.5 से 2 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ें है, बट देयर इज़ नो ऑप्शन टू दैट, राइट। अब इसके साथ में और एक ट्रीटमेंट है जिसको थ्रेड्स बोलते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स बोलते हैं। थ्रेड्स मतलब एक सूचर मटेरियल होता है जो हमारे सर्जरीज़ में, जैसे हमारे समझो पेट की सर्जरी हो रही है तो अंदर का मटेरियल, अंदर का जो ऑर्गन्स है वो सूचरिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वही मटेरियल ये थ्रेड्स में यूज़ होता है। सो ये थ्रेड्स हम उसका कुछ पोजीशनिंग होता है थ्रेड्स का, जैसे थ्रेड्स अगर हम अंडर डालते हैं, जैसे फेस के लिए और बॉडी कंटूरिंग के लिए भी थ्रेड्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर अवेलेबल। तो वो थ्रेड्स क्या करते हैं, जैसे जैसे वो थ्रेड अब्जॉर्ब होते हैं वैसे वैसे वो कोलाजन फॉर्म करता है, और जैसे वो कोलाजन फॉर्म करता है तो नेचुरली इट गिव्स यू टाइटनिंग इफेक्ट एंड इवन द लिफ्टिंग इफेक्ट। And this is not very expensive treatment, but definitely मतलब you cannot expect that in कि बहुत ही सस्ती है ऐसा भी नहीं है, but yes it's worth doing it. सो ये सारी चीज़ें हम बहुत बार कॉम्बिनेशंस भी करते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बोटुलिनम देना है, कुछ एरियाज ऐसे जहाँ फिलर देना है, कुछ एरियाज ऐसे है जहाँ पे थ्रेड देना है, और ये तीनों कॉम्बिनेशन भी हम करते हैं। साथ में मशीन ट्रीटमेंट्स भी होता है, और ये तो इसके साथ में कुछ लेज़र ट्रीटमेंट भी वर्क करती है एज अ एंटी एजिंग। अब ऐसा है ना कि सारे ट्रीटमेंट्स का बहुत डिटेल्स बताना पॉसिबल नहीं है, बट वी डू ऑल द ट्रीटमेंट्स, दैट्स व्हाट आई वांट। तो दर्शकों अभी तक हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में जाना है, आई होप ये सब आपको यूज़फुल रहेंगी। तो आपको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है बाकी सब आप खुद समझदार हो। और मैम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे इन सब ट्रीटमेंट के बारे में? संदेश तो मैं पहले भी दे ही चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसको रिपीट करना है। मुझे ये कहना है कि आप हर चीज़ का ट्रीटमेंट पार्लर में आपके नहीं होगा। सो पार्लर की ट्रीटमेंट तो पार्लर में ही करना है आपको, लेकिन जो प्रॉपर एंटी एजिंग, लेज़र्स और ये जो सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसके लिए प्लीज़ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए या प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए, जहाँ पे आपकी प्रॉपर ऑथेंटिक साइंटिफिक ट्रीटमेंट होगी। प्लीज़ आप अपना चेहरा ख़राब मत कीजिए, क्योंकि मैं ये रोज़ देखती हूँ कि मेरे पास पेशेंट आते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया है, और सिर्फ ये इस चीज़ के लिए नहीं है। क्या आपको पता है कितने सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन स्प्रेड्स होते हैं? आपको पता है हेपेटाइटिस है, HIV है। क्या ये सारी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आप जब नॉन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों की केयर होती है? हम एक इंजेक्शन देने के लिए भी 10 बार स्पिरिट लगाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये सारे ट्रीटमेंट्स जहाँ मल्टीपल इंजेक्शंस और मल्टीपल टाइम्स हम इंजेक्ट करते हैं और आप कहीं भी कर सकते हैं। मतलब ये सवाल तो मुझे सही में दर्शकों को ही पूछना है कि आप क्या सोचते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई डोंट गेट अ सिंगल डे कि जहाँ पे मैं कहीं और से ट्रीट किया हुआ पेशेंट, नॉन मेडिकल सेटअप से ट्रीट किया हुआ पेशेंट ट्रीट नहीं कर रही हूँ।
सो मुझे ये सारी चीज़ों की बजाय लोगों को ये बताना है कि प्लीज़ गो टू द प्रॉपर चैनल, प्रॉपर डॉक्टर, कि जो सही में ये प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। इट्स फॉर योर ओन गुड। तो दर्शकों, देखा आपने, हमने आपको इतने सारे प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी है। ये सारी ट्रीटमेंट होती है डर्मा स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक में, जो कि नागपुर में लोकमत बिल्डिंग में बी विंग 8 में है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं श्वेता झा, कैमरा पर्सन लोकेश मोहिते के साथ MNS न्यूज़ नागपुर। तो दर्शकों, हेल्थ सर्च में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।